म्यूट किया जा सकता है कैसे? अच्छा नहीं, इधर से ना, अब एक बार रिकॉर्डिंग हो गई फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो बेड़ा गर्क हो गया ना। अब वो तो जो भी बच्चे देखेंगे वो कहेंगे यार क्या पागल सर था। ये मैंने अब रियलाइज किया, तो अब मैं जब रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ उसके बाद मैं सीरियस होने की कोशिश करता हूँ। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। Recording in progress. अली भाई, लिंक भेज दिया आपने? चलें जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, हमने कल पढ़ा था कि सिस्टेमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। वी जस्ट इंट्रोड्यूस्ड द टू एरर्स। और आप ये बताएं कि एरर का डिसीजन उसके ओरिजिन की बेसिस पे होता है या बिहेवियर की बेसिस पे होता है? ओरिजिन या बिहेवियर? बिहेवियर। हम देखते हैं कि अगर इस एरर का ये बिहेवियर होगा तो ये इस तरह का एरर होगा। मुहिब, एरर का ओरिजिन क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है? ओरिजिन होता है कि कौन कॉज कर रहा है, बिहेवियर होता है कि वो डेटा को इफेक्ट कैसे कर रहा है। तो हम जो एरर्स की स्टडी करते हैं वो उनके बिहेवियर की होती है, ओरिजिन की नहीं होती। कहाँ से आ रहा है वो नहीं देखते, क्या इफेक्ट कॉज कर रहा है वो देखते। इसकी रीजन कोई नहीं है एक्चुअली। हमें हमें वर्क करना होता है डेटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल, हमने ए लेवल के बच्चे को ये सिखाना होता है कि आपने डेटा को एनालाइज कैसे करना है। तो इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज बच्चे को नहीं देना होता। ठीक है ना? अच्छा, ये हम पहुंच गए यहां तक। तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू? इफ द एक्चुअल वैल्यू इज ऑलरेडी दियर देन व्हाई आर यू परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट? ये सारी बात हमने लिख दी। अच्छा, अब लिखो, हेडिंग दो, इक्वेशन टू कैलकुलेट अ सिस्टमैटिक एरर। इक्वेशन टू कैलकुलेट, सर लिंक भेज दिया है ना? इक्वेशन टू कैलकुलेट अ सिस्टमैटिक एरर। अब अगर सिस्टमैटिक एरर होता है तो उसकी कोई इक्वेशन भी तो होगी ना। तो इक्वेशन टू कैलकुलेट अ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के लिए आप इक्वेशन लिखें, लिखें सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज माइनस एक्चुअल वैल्यू। क्या होगा सिस्टमैटिक एरर? एवरेज में से एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट हो गए हो, पीछे कोई क्लास थी? चलो। अच्छा जी, सिस्टमैटिक एरर होगा एवरेज माइनस एक्चुअल वैल्यू। आपका बेस यूनिट्स और एरर्स का टेस्ट हम मंडे को लेंगे। बेस यूनिट्स और एरर्स का टेस्ट मंडे को लेंगे, कमिंग मंडे को। ठीक है? अच्छा, सिस्टमैटिक एरर इज इक्वल टू एवरेज माइनस एक्चुअल वैल्यू लिख दिया। अब दूसरी बात लिखो, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू। हाँ जी, देखो, अगर एवरेज एक्चुअल वैल्यू से बड़ी हुई तो पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर? इक्वेशन क्या बता रही है? अगर आपकी एवरेज एक्चुअल वैल्यू से बड़ी होगी तो पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर? पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर, पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर। ये मुझे लगता है आज ज्यादा बच्चे ऑनलाइन पे आ रहे हैं। वैसे स्कूलों में भी ये ट्रेंड मैंने देखा है, अटेंडेंस कम थी आज। ऐसे था ना, वो कल जो ब्लास्ट वगैरह हुए उसकी वजह से डरा दिया हम लोगों को, डरा दिया। एवरेजेस नहीं, इंसान है, कौन सा इंसान है जो डरता नहीं होगा? हाँ, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर। ठीक, लिख दिया। प्रॉब्लम ये है कि पहले इनको पाला भी हमने था, अब ये हमारे लिए ही मुसीबत बन गए। तालिबान की बात कर रहा हूं, हमारे ही लोगों ने इनको पाला था। पहले पाला था, अब ये मुसीबत बन गया हमारे लिए। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर। इफ एवरेज is less than actual value, if average is less than actual value, then लेट नहीं हो गए भाईजान आप? कौन से सर? चले, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, उनको मैं कुछ कह नहीं सकता।
जरा सा पता नहीं चला ना टाइम। नहीं, उनको मैं कुछ कहूं तो वो कहते हैं कि जब आपकी मूछें मुझसे बड़ी हो जाएं तब आप मुझसे बात करें, और वो मेरी उक्ति नहीं है। आप लेती है मैथ्स, उनको मैं बीट नहीं कर सकता। हाँ, if average is greater than actual value, positive systematic error. Average is less than actual value, then negative systematic error. चलो मैं उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि बच्चों को थोड़ा सा जल्दी छोड़ दिया करें। टाइम चला टाइम। नेगेटिव सिस्टेमेटिक एरर, कौन सी खतरनाक मैथ्स पढ़ रहे थे कि पता ही नहीं चला। बात। नेगेटिव सिस्टेमेटिक एरर, बेटा ये लिख दो, देखो एवरेज अगर एक्चुअल से बड़ी होगी तो सिस्टेमेटिक एरर होगा पॉजिटिव, अगर एवरेज एक्चुअल से छोटी होगी तो सिस्टेमेटिक एरर होगा नेगेटिव। ठीक, कॉपी कर लो। हंसना आखिर में फिजिक्स होता है सबको, ये पहले से बता रहा हूं, ठीक है, तो फिजिक्स को ज्यादा टाइम दो। आगे आ जाओ ना, फजील, आगे आ जाओ। अच्छा जी, ये हमने यहां तक देख लिया, अब आगे चलते हैं। अब लिखो कैलकुलेटिंग रैंडम एरर। कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग रैंडम एरर। अली भाई एक काम करें, ये सब बच्चों को एक एक वर्कशीट दे दें। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई सब बच्चों को एक एक वर्कशीट पकड़वा दें। कैसे हो बेटा, ठीक हो आप? एक एक वर्कशीट सब बच्चों को दे दें। नहीं नहीं, उससे पहले दे दें। अच्छा, कैलकुलेटिंग रैंडम एरर। सर पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पैसे तो मिलते रहेंगे, इन्होंने कहाँ जाना है? मुझे दिखाएं, अब मुझसे आके पूछेंगे ना फिर, देख लें अली भाई फिर। कैलकुलेटिंग रैंडम एरर इनको देनी है जो ए लेवल की हो, ठीक है, वो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। आगे से इनको ये वाली देनी है, एक एक वर्कशीट सबको देना। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, वर्कशीट तो मैंने आपको दे दी, ठीक है, अब अगर आपसे ना हुई तो सवाल पैदा होता है ना। वर्कशीट ले लो, फिर सवाल पे डिस्कशन करते हैं। अली भाई थोड़ा तेज यार। अच्छा जी, अब कैलकुलेटिंग रैंडम एरर। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों मैं आपको वर्कशीट ग्रुप में भेज रहा हूं, ठीक है, आप लोग एक बार देख लें फिर आगे मूव करेंगे। तो मैं ये ऑनलाइन वाले बच्चों को ग्रुप में वर्कशीट भेज रहा हूँ, सेम वर्कशीट मैं ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी। बेटा सिर्फ एक सेकंड, ये मैंने यही वाली वर्कशीट आपको ग्रुप में भी भेज दी, ठीक है। अब जब सब बच्चों को वर्कशीट मिल जाएगी तो आते हैं डिस्कशन पे, फिर उसके बाद नोट्स लिखते हैं ना। सबको मिल गई? अच्छा, अब दो बातें। अनसर्टेनिटी की मैं आपको तीन चार वर्कशीट दूंगा, दिस इज द फर्स्ट वन। इसके शुरू में नोट्स लिखे हुए हैं, शुरू में देखो जरा, शुरू में नोट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, जो मैं क्लास में नोट्स लिखवाता हूँ और जो इसमें लिखे हुए हैं उसमें एक डिफरेंस है, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। क्लास में जो मैं नोट्स लिखवाऊंगा वो सिलेबस के विद इन और टू दी पॉइंट होंगे, उसमें कोई चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगी। जो मैं आपको लिखे लिखे नोट्स दूंगा उसमें एक्सप्लेनेशन भी होंगी, ठीक है, मतलब अगर कोई फार्मूला है, कोई इक्वेशन है, तो उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो रिटर्न नोट्स होंगे उसमें होगी। जैसे इन नोट्स के अंदर अनसर्टेनिटी के फार्मूले की डेरिवेशंस की हुई है, डेरिवेशंस सिलेबस में नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद है पास पेपर के क्वेश्चंस, आगे देखो जरा, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको वर्कशीट तो मिल गई, अब अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं एक और काम करूंगा, जरा बोर्ड पे देखो। ऑनलाइन वाले बच्चों मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप भी साथ देख लो, ये जरूरी है। एक सेकंड, आपने देखना है जी कहाँ पे, बोर्ड पे देख रहे हो, बोर्ड पे। अब मैं जाऊंगा जी व्हाट्सएप के ग्रुप में। एक सेकंड यार, ये मेरी वीडियो खोल दी है इसने, कोई जूम भी बड़ा बेहुदा सॉफ्टवेयर हो गया है। चलो, अच्छा ये मैं आपका ना व्हाट्सएप का ग्रुप खोल रहा हूँ, और साथ ही मैं खोल रहा हूँ एक और चीज, ठीक है। बस ये 5 सेकंड लगेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। वर्कशीट तो सबको मिल गई है ना? अब्बास कहाँ पे? क्या मतलब, वो क्लास लेता होता है, उसकी अम्मी की मुझे मैसेज भी आई हुई है। हाँ, लेके क्या मतलब, वो खुद आएगा, तुम बैठो, मैं उसकी कंप्लेन लगाऊंगा। वापस आओ, वापस आओ। नहीं नहीं नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना ना, तुम वापस आओ ना, वापस आओ। देखना ये है कि वो खुद आता है या नहीं आता। अली भाई टाइम नोट करना जिस टाइम पे एंटर हो। अच्छा बच्चों, अब ये कहानी हो गई यहां तक। अब वर्कशीट के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, जिस तरह मैं तुम्हें देता हूं, इसके हुए हुए सॉल्यूशन।
अब वो सोल्यूशन मैं आपके साथ कर दूंगा शेयर, अभी शेयर कर देता हूं, उसके बाद यू नो दैट कि मैं सोल्यूशन ग्रुप में शेयर कर देता हूं। अनसर्टेनिटी नजर आए तो मुझे बताना है। नहीं, बल्कि आप लोग क्या बताओगे मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। आप लोग जेन जी हो ना? जेन जी से हम कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं करते। चुप करो, याजूज माजूज। ये रहा। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये इसी वर्कशीट के हैं सॉल्यूशंस, और ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन किए हुए हैं मैंने। अच्छा, इस वर्कशीट पे क्या लिखा हुआ है, वर्कशीट 1 या वर्कशीट 2? वर्कशीट 1 लिखा हुआ है, वर्कशीट 2 एक बार देख लो। वर्कशीट 1, इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन लिखे हुए सोल्यूशन पे देखो। वर्कशीट 1, वो बोर्ड पे देखो जरा। जब आप सोल्यूशन पे देखेंगे तो वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 के क्वेश्चन अलग अलग है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 वर्कशीट 1, क्वेश्चन नंबर 5 वर्कशीट 2। वर्कशीट 1 और 2 इस पे लिखा हुआ है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 वर्कशीट 1। ठीक, ये मैं अरेंज कर दूंगा। ये मैं अरेंज कर दूंगा। ये सारे हैं जी आपके सोल्यूशन इस वर्कशीट के। ये मैंने यहां से कॉपी किया और आपके ग्रुप में इसका लिंक भेज दिया। ये आपका ग्रुप। अब ये वर्कशीट भी भेज दिया और इसके वीडियो सोल्यूशन भी नीचे भेज दिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन किए हुए, डन हो गया। हो जाएंगे आप। चलें, ये जो नीचे वाला लिंक है ये किसका है बेटा? ये इन सारे क्वेश्चंस के मैंने वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर दिए, और मंडे को हम इसका टेस्ट करेंगे। अब हम नोट्स लिखते हैं। कहानी समझ आ गई? चलें, जो भी आपको वर्कशीट मिलेगी उसका सोल्यूशन मैं आपको साथ ही दे दूंगा। तेरा वीडियो रिकॉर्डिंग वो मैं आई थिंक भेज चुका हूँ, ऑलरेडी भेज चुका हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है। बेटा भेज चुका हूँ। इस पे मुझे लगता है कि मैं भेज चुका हूँ, हाँ ये वही वर्कशीट है। हाँ, अगर कहोगे तो डिफरेंट कर देंगे, टेंशन नहीं है। मैंने मॉर्निंग की। जी बेटा, आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा जी, अब जो भी वर्कशीट मिलेगी उसके वीडियोस आपको साथ मिल जाएंगे, और 2-3 दिन के बाद फिर उसका टेस्ट होगा। आगे चलते हैं। अब कैलकुलेटिंग रैंडम एरर। कैलकुलेटिंग रैंडम एरर, यहां पे हम आ गए। सिर्फ एक सेकेंड दे दो, हेडिंग दे दो, कैलकुलेटिंग रैंडम एरर क्विकली। रैंडम एरर अगर आपने इनिशियल डेटा से कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज द वे? तो उसका वे ये होता है, उसका फॉर्मूला लिखो आप। लिखो रैंडम एरर, मेरे साथ ही लिख लो। रैंडम एरर इज इक्वल टू डेटा की जो रीडिंग्स होंगी उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है ना। नोट्स अगर लिखते जाओ, प्लस माइनस, प्लस माइनस सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इसको रेंज कह लें, रेंज ओवर टू। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ओवर टू इज द रैंडम एरर। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम रैंडम और सिस्टेमैटिक एरर कैलकुलेट करेंगे। सारी बात लिख दी ना? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अ स्टूडेंट, थोड़ा तेज तेज। अ स्टूडेंट measures a student measures g using an instrument on the earth. A student measures g using an instrument on the earth. एक बच्चे ने g मेजर किया, कहां पे मेजर किया? अर्थ के ऊपर। और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसने मेजर किया। बताओ एक्चुअल वैल्यू क्या होगी जी की, जल्दी जल्दी। एक्चुअल वैल्यू ऑन द अर्थ up to three significant figures will be 9.81 meter per second square। रीडिंग्स, बच्चे ने जो रीडिंग्स ली वो आपको बताई हुई है। द रीडिंग्स टेकन बाय द स्टूडेंट आर 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चे की रीडिंग्स है। लिख दिया? अब लिखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेट द सिस्टेमैटिक एरर। कैलकुलेट द सिस्टेमैटिक एरर।
तो बेसिकली अगर आपको रीडिंग्स की मान हो और एक्चुअल वैल्यू की मान हो तो यू कैन कैलकुलेट द सिस्टमैटिक एरर। व्हाट इज द मेथड? पहले आप एवरेज फाइंड करो, फिर एवरेज में से एक्चुअल को सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो? पहले उन रीडिंग्स का एवरेज निकालो, फिर एवरेज में से एक्चुअल को सब्ट्रैक्ट करो। तो लिखो सिस्टमैटिक एरर का फॉर्मूला लिख लो लेफ्ट साइड पे। हिबा बेटा बताएं फॉर्मूला। हाँ जी, सिस्टमैटिक एरर विल बी, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, एवरेज में से आपको एक्चुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो एवरेज माइनस एक्चुअल वैल्यू, एवरेज वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू क्या करनी है बेटा? सब्ट्रैक्ट करनी है। उसके लिए तो एवरेज निकालनी पड़ेगी ना पहले। तो एवरेज इज 9.77, ठीक है। अच्छा, प्लस 9.79 प्लस 9.81, यू नो दैट, ओवर 3। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपको पहले से ये पता है कि एवरेज 9.779 है, तो क्या वर्किंग करने की जरूरत है या नहीं है? मैं रिपीट करता हूं, हर बंदे को पता है कि एवरेज है 9.79, स्टिल क्या वर्किंग करने की जरूरत है या नहीं है? द आंसर इज यस, वर्किंग फिर भी करनी है। अगर आपको कोई आंसर ऑलरेडी भी पता है तो भी आपने एग्जाम में वर्किंग करनी होती है, ठीक। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? ये हो गई एवरेज। अब एवरेज माइनस एक्चुअल, एवरेज के नीचे लिखो 9.79 और एक्चुअल के नीचे लिखो 9.81। मुझे लगता है कि डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव 0.02। आपको क्या लगता है? 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सिस्टमैटिक एरर इज नेगेटिव 0.02। आपने इस पूरी एग्जांपल में क्या सीखा? डेटा की रीडिंग्स का एवरेज लो, एक्चुअल से उसका डिफरेंस लो, एक्चुअल से जो डिफरेंस होगा वो सिस्टमैटिक एरर होगा। आगे समझ? क्या करो? रीडिंग्स का एवरेज, एक्चुअल से डिफरेंस, वो क्या होगा? सिस्टमैटिक एरर। क्लियर ये बात? अच्छा, अब नीचे आ जाओ, नंबर 2 लिखो। लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट द रैंडम एरर, कैलकुलेट द रैंडम एरर। अब आपने कैलकुलेट करना है रैंडम एरर। रैंडम एरर का फॉर्मूला मुझे रियान फारूक बताएगा। रियान, क्या फॉर्मूला होता है रैंडम एरर का? रैंडम एरर, सैफ अगर आप बता दो। प्लस माइनस रेंज ऑफ वैल्यूज, वही ना, मैक्स माइनस मिन होता क्या है? रेंज ऑफ रीडिंग्स ओवर टू। जो हम करते हैं मैक्स माइनस मिन, वो रेंज ही होती है ना। तो क्या करेंगे फिर? प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू, उसमें से माइनस होगी मिनिमम वैल्यू, और डिवाइड किससे हो जाएगा? 2 से। तो सबसे बड़ी रीडिंग माइनस सबसे छोटी रीडिंग, रीडिंग में से मैक्सिमम कौन सी है? सर्कल करो। 9.81 इज द मैक्सिमम। मिनिमम कौन सी है? 9.77। तो रैंडम एरर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि रेंज ओवर 2, बट विद प्लस माइनस। प्लस माइनस 9.81 माइनस 9.77, सबसे बड़ी रीडिंग माइनस सबसे छोटी रीडिंग, होल ओवर 2, रेंज का हाफ, प्लस माइनस। सो वेन एवर यू टेक रिपीटेड रीडिंग्स, इट इज हाफ ऑफ द रेंज। रीडिंग्स की जो रेंज होगी उसका हाफ जो है वो क्या होगा? रैंडम एरर। और अगर कोई रीडिंग ट्रेंड से बिल्कुल हट के होगी, उसको लेंगे या नहीं लेंगे? मैं एक सवाल पूछता हूं, फर्ज करें आपकी रीडिंग्स में एक रीडिंग आ रही है जो बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है, 5 7 9 एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करें। 11 500। मेरा अब आपसे क्वेश्चन, रैंडम एरर की कैलकुलेशन में 500 को लेंगे या इग्नोर करेंगे? रैंडम एरर की कैलकुलेशन में 500 विल बी टेकन और इग्नोर्ड। 500 विल बी इग्नोर। तो अगर कोई डेटा से बिल्कुल हट के रीडिंग हो उसको इग्नोर कर देते हैं। समझ आ गई बात? जैसे आपकी रीडिंग चल रही है 1 2 3 4 और एकदम से 5000 आ गया, उसको कैलकुलेशन में नहीं लेते। तो अब आंसर क्या बन गया? प्लस माइनस, हाँ जी बच्चों आंसर बताओ, प्लस माइनस 0.02, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलें जी, फर्ज करें आपने रैंडम एरर कैलकुलेट कर लिया, आपने सिस्टमैटिक एरर भी कैलकुलेट कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब इससे आप बताना क्या चाह रहे हैं? तो लिखें ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स।
जी बेटा आप बताओ। वैसे प्लस माइनस और आंसर लिखेंगे हाँ या हाँ, एक प्लस माइनस वाला लिखेंगे, प्लस माइनस वाला लिखेंगे। रैंडम एरर होता ही प्लस माइनस है, फ्लक्चुएशन, ठीक है, प्लस माइनस लिखते होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स, ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि एक साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट को जब एरर पता चल जाएंगे फिर वो क्या करेगा। जब उसको एरर पता चल जाएंगे तो वो दो स्टेप्स करेगा। लिखो, सिस्टेमेटिक एरर्स, या तो एरर को करेक्ट करेगा या स्ट्रेट करेगा, या तो एरर्स को करेक्ट करेगा या एरर्स को स्ट्रेट करेगा, दो ही ऑप्शन है ना। या तो करेक्शन कर देगा या अगले बंदे को बता देगा इतना एरर है। तो सिस्टेमेटिक एरर्स स्ट्रेट नहीं करते, करेक्ट करते हैं। सिस्टेमेटिक एरर्स आर करेक्टेड, सिस्टेमेटिक एरर्स आर करेक्टेड। करेक्शन होती कैसे है? और नेगेटिव, यूं लिखो बल्कि, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट साइन। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव सिस्टेमैटिक एरर, अगर सिस्टेमैटिक एरर नेगेटिव होगा तो उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव सिस्टेमैटिक एरर इज, आप बताओ, एडेड या सब्ट्रैक्टेड? कॉमन सेंस क्या कहती है? इज एडेड। क्योंकि अगर वो नेगेटिव एरर है तो वो ये बता रहा है कि वैल्यू कम थी, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव सिस्टेमैटिक एरर की मैग्नीट्यूड इज एडेड, किस में ऐड करेंगे? टू द एवरेज। जो आपने एवरेज फाइंड की है ना रीडिंग्स की, उसमें सिस्टेमैटिक एरर की जो नेगेटिव वैल्यू है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देंगे। साथ लिखो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव सिस्टेमैटिक एरर, एरर इज सब्ट्रैक्टेड। अगर सिस्टेमैटिक एरर नेगेटिव होगा तो उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पॉजिटिव होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उल्टा करना है। ठीक। अगली बात, रैंडम एरर को क्या करेंगे? लिखो, रैंडम एरर्स आर स्टेटेड, random errors are stated as uncertainties. Random errors are stated as uncertainties. तो जब मैं कहूंगा अनसर्टेनिटी, वो कौन सा एरर होगा? रैंडम या सिस्टेमैटिक? वो होगा रैंडम, क्योंकि सिस्टेमैटिक को तो करेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसकी हमें एक एग्जांपल करनी चाहिए कि रैंडम और सिस्टेमैटिक एरर को क्या करेंगे। एग्जांपल ये लिखें, लिखें, इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट, in an experiment to find mass, in an experiment to find mass, the average was, the average was 200 grams. आप एक एक्सपेरिमेंट में फाइंड करना चाहते हैं मैस, और एवरेज कितना आ गया? 200 ग्राम। नीचे लिखो, सिस्टेमैटिक एरर वाज, systematic error in the experiment was negative 10 gram. Random error in the experiment, random error in the experiment, random error सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस होगा या प्लस माइनस होगा? was प्लस माइनस 3 ग्राम। अच्छा, अब अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आप इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आगे स्टेट करेंगे। लिखो, स्टेट, स्टेट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट का जब रिजल्ट स्टेट करते हैं तो उसमें हम दो चीजें लिखते हैं। कौन सी दो चीजें? मैं आपको बताता हूं। आंसर में सबसे पहले आप ये लिखें, आंसर, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसको यूं लिखते हैं। लिखो, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिटन एज वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें बताएंगे कि मुझे ये चीज इतना मिली है,
और इसमें इतना मार्जिन हो सकता है। अनसर्टेनिटी इज द मार्जिन। ठीक। अब वैल्यू क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है? सबसे पहले तो लिखो कि अनसर्टेनिटी जो है वो तो है रैंडम एरर स्ट्रेट अवे। क्या है अनसर्टेनिटी बेटा? अनसर्टेनिटी इज जस्ट रैंडम एरर। तो ऊपर जो एक्सपेरिमेंट का डेटा दिया हुआ है उसमें कितना दिया हुआ है रैंडम एरर? रैंडम एरर आपको दिया हुआ है ±3 ग्राम। तो जो हम अनसर्टेनिटी लिखते हैं वो होता है रैंडम एरर, वो फ्लक्चुएशन होता है, वो रेंज का हाफ होता है। तो अनसर्टेनिटी इज रैंडम एरर दैट इज ±3 ग्राम। बात समझ आ गई? अब वैल्यू क्या होती है? वैल्यू की दो पॉसिबिलिटीज हैं। वैल्यू की दो पॉसिबिलिटीज हैं, लिखो वैल्यू। वैल्यू की दो पॉसिबिलिटीज हैं। उन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम लिखेंगे आइदर या फिर और, या तो ये करेंगे या ये करेंगे। इसका मतलब है दो पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर एक्सपेरिमेंट में सिस्टेमैटिक एरर आपको ना पता हो, देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स इन विच सिस्टेमैटिक एरर इज मिसिंग। अगर सिस्टेमैटिक एरर आपको नहीं पता तो उस केस में लिखो आइदर इफ systematic error is missing, if systematic error is missing, अगर आपको systematic error पता ही नहीं है तो आप करेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यू हैव नो आइडिया अबाउट सिस्टेमैटिक एरर, पता ही नहीं है तो करेक्शन नहीं हो सकती ना। उस केस में जो आप वैल्यू कह रहे हैं वो एवरेज होगी। द एवरेज इज द वैल्यू। अगर सिस्टेमैटिक एरर नहीं पता तो एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू है वो एवरेज ही है। अच्छा, दूसरे में लिखना है आपने और, द अदर पॉसिबिलिटी, आइदर और के आगे लिखो इफ यू नो, इफ यू नो द सिस्टेमैटिक एरर, if you know the systematic error, then value is calculated, then value is calculated by correcting, by correcting the average, by correcting the average for systematic error। तो अगर सिस्टेमैटिक एरर होगा तो एवरेज को करेक्ट करके जो मिलेगा वो वैल्यू होगा। तो हमारी इस एग्जांपल में सिस्टेमैटिक एरर गिवन है या नहीं है गिवन? हमारी इस एग्जांपल में सिस्टेमैटिक एरर इज गिवन, एवरेज भी गिवन है। तो अब अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? लिखे हेडिंग वैल्यू। अब दो चीजें, आपके क्वेश्चन में एवरेज कितना दी हुई है, वैल्यू बताओ ऊपर से। 200 ग्राम। और सिस्टेमैटिक एरर कितना दिया हुआ है? -10। तो अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो इट इज करेक्शन ऑफ सिस्टेमैटिक एरर, -10 ग्राम। बताओ अब वैल्यू क्या आ जाएगी? एवरेज 200 और उसमें 10 ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? 10 ऐड होगा, तो कितना बन गया? 210 ग्राम। अब हम आंसर लिखेंगे एज वैल्यू प्लस माइनस, क्या लिखेंगे? वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। और अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसको यूं लिखते हैं, वैल्यू को लिखते हैं एम। वैल्यू को क्या लिखेंगे, क्योंकि मैथ्स है ना एम, और अनसर्टेनिटी को लिखते हैं चेंज, मार्जिन डेल्टा के साथ लिखते हैं, ट्रायंगल डालते हैं, डेल्टा एम। अच्छा, आप जब डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे तो डेल्टा लिखने के दो मेथड्स होते हैं, मैं बता देता हूँ। ग्रीक लैंग्वेज में कैपिटल और स्मॉलर लेटर्स होते हैं, ये दोनों डेल्टाज हैं, ये दोनों डेल्टाज हैं। ठीक। ये है कैपिटल डेल्टा जो कि लिखना थोड़ा इजी होता है। ये कौन सा है? कैपिटल डेल्टा। ग्रीक लैंग्वेज में कैपिटल डेल्टा, ये भी डेल्टा है, ये स्मॉलर डेल्टा है। तो हो सकता है आपके स्कूल में कोई टीचर या आप किसी बुक में डेल्टा इस तरह लिखते हो, किसी बच्चे के स्कूल में डेल्टा इस तरह लिखते हैं, दूसरी तरह से, या ट्रायंगल बनाते हैं। सो डेल्टा दोनों तरह से लिखते हैं, ठीक है ना? अगर आप कोई वीडियोस वगैरह देखते हैं अनसर्टेनिटीज की, तो कुछ लोग डेल्टा लिखेंगे ट्रायंगल और कुछ लोग डेल्टा इस तरह से लिखेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि ट्रायंगल वाला कैपिटल डेल्टा होता है और दूसरे वाला सिंबल स्मॉलर डेल्टा होता है, दोनों ही डेल्टा है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है। अच्छा, वैल्यू कितना मिली हमें?
210, और अनसर्टेनिटी कितना मिल गई? अनसर्टेनिटी हमें मिल गई रैंडम एरर, दैट इज ±3 ग्राम। सो इट इज 210 ±3 ग्राम। गुड हो गया? कॉपी हो गया? अब एक क्वेश्चन मुझे आप लोग करके देंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो, जल्दी बोलें। मैंने 10 इसलिए प्लस किया है कि सिस्टमेटिक एरर था -10। सिस्टमेटिक एरर अगर -10 होगा तो उसकी करेक्शन क्या होगी? +10 ना। बेटा सिस्टमेटिक एरर जो भी होगा उसकी करेक्शन में हम उलट नहीं करते। अगर सिस्टमेटिक एरर -10 होगा तो करेक्शन क्या होगी? +10। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोग करके देंगे, लिखे क्वेश्चन, लिखे। नो नो अब्दुल्ला, इट विल नॉट, इट विल नॉट, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। देखें, आप फर्ज करें कोई यूट्यूब की वीडियो निकालते हैं, तो आप मुझे देख रहे हैं, मैं डेल्टा लिख रहा हूँ एज अ ट्राइंगल, वहां पे वो डेल्टा इस तरह से लिख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, डेल्टा एस की तरह भी लिखते हैं, वो फिर स्मॉलर डेल्टा होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अ स्टूडेंट फाइंड्स, थोड़ा तेज लिखना है, अ स्टूडेंट फाइंड्स वोल्टेज यूजिंग अ वोल्ट मीटर, हाँ सारा बेटा, वो इसलिए ऐड किया है कि जो सिस्टमेटिक एरर होता है अगर वो नेगेटिव हो तो हमें ऐड करना होता है। एवरेज के अंदर सिस्टमेटिक एरर या तो करते हैं ऐड या करते हैं सब्ट्रैक्ट। अगर सिस्टमेटिक एरर नेगेटिव होगा तो ऐड करेंगे, पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, उल्टा काम करते हैं। पॉजिटिव का मतलब है चीज ज्यादा हो गई है, तो अगर आपकी रीडिंग एक्चुअल से ज्यादा हो गई तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव सिस्टमेटिक एरर मींस द रीडिंग्स वर मोर, अगर रीडिंग्स मोर थी तो आप उसको एक्चुअल पे वापस लाएंगे। सिस्टमेटिक एरर का जो भी साइन होगा उसका उलट काम करना है, पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव होगा तो ऐड करना है। अ स्टूडेंट फाइंड्स वोल्टेज यूजिंग अ वोल्ट मीटर विद अ जीरो एरर, ऑफ -5 वोल्ट। वोल्ट मीटर के अंदर है जीरो एरर। सिस्टमेटिक या रैंडम? सिस्टमेटिक या रैंडम? सिस्टमेटिक। रिपीटेड रिपीटेड readings of voltage are 12 volt, 15 volt, 18 volt. State his result as V plus minus डेल्टा V। क्या मुझे बता सकते हैं इसमें V क्या होगा और डेल्टा V क्या होगा? इसमें V होगा वैल्यू और डेल्टा V क्या होगा? अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ डेटा। यू हैव 1 मिनट, ये आपने आंसर करना है विद इन 1 मिनट, जल्दी से करना है। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होगा उसका आंसर क्या होगा? वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। पहले लिखना सीखो। हाँ। अच्छा, स्टेट जहां पे लिखा हो क्वेश्चन में, वहां पे अगर आप वर्किंग ना भी करें तो आपको नंबर मिल जाते हैं। स्टेट का मतलब होता है जस्ट राइट द आंसर बाय एनी मेथड। स्टेट की वर्किंग नहीं होती। वर्किंग कर दो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टेट वाले क्वेश्चन में वर्किंग डिमांडेड नहीं होती। स्टेट का मतलब होता है बस वो चीज बता दो किसी भी मेथड से, बेशक चीटिंग करके बता दो। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मतलब स्टेट वाले क्वेश्चन में अगर आप चीटिंग भी करते हैं तो इट्स एक्सेप्टेबल। हो गया? स्टेट वाले क्वेश्चन में आपका नॉलेज चेक नहीं होता, बस आंसर चेक होता है। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले हम निकालते हैं अनसर्टेनिटी। कोई बच्चा मुझे बताएगा अनसर्टेनिटी कैसे मिलेगी? डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है बेटा? अनसर्टेनिटी। ये ट्रायंगल और वी जो लिखते हैं ये अनसर्टेनिटी होती है। अगर आपको रीडिंग्स गिवन है तो अनसर्टेनिटी क्या होगी? प्लस माइनस सबसे बड़ी वाली वैल्यू
माइनस सबसे छोटे वाली वैल्यू ओवर क्या हो जाएगा बेटा, 2, सबसे बड़े वाली वैल्यू सबसे छोटे वाली वैल्यू ओवर 2। तो प्लस माइनस सबसे बड़े वाली वैल्यू है 18, सबसे छोटे वाली वैल्यू है 12, और डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6/2। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 वोल्ट। लो जी, अनसर्टेनिटी मिल गई। अब अगला स्टेप, अगला स्टेप ये होगा कि अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू। वैल्यू के लिए हमें दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें, आप लोग बताओ। एक तो चाहिए एवरेज, और दूसरा क्या चाहिए, सिस्टमैटिक एरर। तो हमें वैल्यू के लिए एक तो चाहिए एवरेज और एक तो चाहिए सिस्टमैटिक एरर। पहले हम एवरेज निकालते हैं। 18, 15, 12, 18 प्लस 15 प्लस 12 डिवाइड कितने पे होगा, 3 पे, तो ये आ जाएगा 15। उसके बाद सिस्टमैटिक एरर ऑलरेडी हमें गिवन है, जीरो एरर इज अ सिस्टमैटिक एरर। कितना है वो, -5 वोल्ट। ठीक। अच्छा, अब ये हमारे पास बन जाएगा। करेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। अगर नेगेटिव एरर होगा तो क्या करेक्शन होगी, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव एरर की मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर देंगे। समझ आ गई बात। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये होगा 15 और उसमें 5 हो जाएगा ऐड, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 वोल्ट। अब हम रिजल्ट स्टेट करेंगे, V प्लस माइनस डेल्टा V। अब आप मुझे बताएं, इसमें V क्या है, वैल्यू, और डेल्टा V क्या है, अनसर्टेनिटी। V है वैल्यू, डेल्टा V है अनसर्टेनिटी। वैल्यू आपने कहाँ कैलकुलेट की है, जहां पे आपने एवरेज की करेक्शन की है। वैल्यू हो गई 20 और अनसर्टेनिटी हो गई प्लस माइनस करके, ऊपर से देखें 3 है ना प्लस माइनस, तो इट्स +-3, और ओवरऑल हो गया वोल्ट। सो इट्स 20 +-3 वोल्ट। कॉपी कर लो। ठीक हो गया कॉपी। फर्दर सॉल्व नहीं करना होगा। फर्दर सॉल्व नहीं करना होगा। आप आंसर लिखेंगे एज वैल्यू +-3 वोल्ट। वैसे आप इसको फर्दर सॉल्व कर भी नहीं सकते। कैसे करोगे, प्लस और माइनस दोनों है। हाँ, आप ये कह सकते हैं इट्स 17 to 23। असल में जब आप लिखते हैं ना 20 +-3, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है इट कैन बी फ्रॉम 17 to 23। आइए समझ, 20 +-3 का मतलब है 17 से लेकर 23 तक। ठीक है, उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, अब आगे चले जाएं। अब एक हेडिंग लिखें, एब्सल्यूट एब्सल्यूट परसेंटेज, एब्सल्यूट परसेंटेज एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। So rule for absolute uncertainty, percentage uncertainty and fractional uncertainty। तो कौन कौन सी uncertainty, absolute, percentage and fractional uncertainty। तो लिखो कि actual और true uncertainty, actual or true uncertainty is called absolute uncertainty। Actual या true uncertainty is called absolute uncertainty। नेक्स्ट लिखो, uncertainty divided by the value। If you divide the uncertainty by the value, it will give you fractional uncertainty। कौन सी uncertainty, uncertainty को अगर वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे तो ये होगा fractional uncertainty। ठीक। और अगर uncertainty को वैल्यू पे डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे, uncertainty डिवाइडेड बाय वैल्यू और इनटू अगर 100 भी कर देंगे, फिर वो क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो जो अनसर्टेनिटी होती है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को अगर वैल्यू पे डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शनल,
डिवाइड करके इनटू 100 कर दें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और मैथमेटिकली यूं कह सकते हैं, लिखें फॉर अ वैल्यू ऑफ मैस, फॉर अ वैल्यू ऑफ मैस, अगर एक्सपेरिमेंट्स में आप मैस फाइंड करते हैं तो उसको आप फाइंड करते हैं एज एम प्लस माइनस डेल्टा एम। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। किसी एक्सपेरिमेंट में जो मैस होता है वो एम कभी नहीं होता, वो क्या होता है, एम प्लस माइनस डेल्टा एम। फॉर अ वैल्यू ऑफ मैस एम प्लस माइनस डेल्टा एम इज, हाँ जी, प्लस माइनस डेल्टा एम क्या चीज है, इट इज एब्सल्यूट, इट इज एब्सल्यूट और ट्रू और एक्चुअल uncertainty. So plus minus delta m is the actual true or absolute uncertainty. कोई कंफ्यूजन इसमें? नीचे आ जाओ। प्लस माइनस डेल्टा एम ओवर एम, यानी कि अनसर्टेनिटी ओवर वैल्यू। बताएं इसको क्या कहेंगे? दिस इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर हम इसको इनटू 100 भी कर दें फिर क्या हो जाएगा? तो अगर हम कर दें प्लस माइनस डेल्टा एम ओवर एम और इनटू 100 भी कर दें तो ये हो जाएगा फिर परसेंटेज, क्या हो जाएगा बेटा ये? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सही हो गया। अब जिस तरह वैल्यूज के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स होते हैं, अनसर्टेनिटीज के लिए भी रूल होते हैं। अगर कॉपी कर लिया, लिखो रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर अनसर्टेनिटीज, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर अनसर्टेनिटीज। लिख दी बात? लिखो कि फ्रैक्शनल, यूं लिखो बल्कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये पहला रूल है। सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल uncertainty will follow the normal rules, will follow the normal rules of significant figures, normal rules of significant figures in calculations। इसका मतलब है इनके लिए कोई नए रूल्स नहीं होते। किसके लिए? परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए। लिखो फॉर एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी, असल में रूल होता है एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए। फॉर एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी जो रूल्स हैं वो लिख लेते हैं। इसमें पहला रूल ये है कि an absolute uncertainty is always rounded off, an absolute uncertainty is always rounded off to one significant figure. An absolute uncertainty is rounded off